All right, G. Let's look at movement along and shift of aggregate supply curve का difference. The three effects of y AD slopes downward and three effects of y AS aggregate supply curve slopes upward. अच्छा जी, ये नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पार्ट 1 PDF खोल दिया, यूं करते हैं जी बच्चों, ये जरा देखिएगा. Why does aggregate demand curve slope downward? अब्दुल दोनों को नजर आ रही स्क्रीन? जी सर. जी. देखिए, प्राइस लेवल जब P0 पे था, महंगाई ज्यादा थी, तो ए पॉइंट पे हम एग्रीगेट डिमांड कर्व पे पहुंचे. तो ए पॉइंट पे नेशनल इनकम रियल जीडीपी Y0 था, रियल आउटपुट. ठीक है. जब प्राइस लेवल गिरा है, P1 पे आया, तो एक्सटेंशन आई है अलोंग साइड एग्रीगेट डिमांड कर्व और नेशनल इनकम रियल आउटपुट हमारी Y0 से Y1 पे चली गई है. ठीक है. अब इस पे एमसीक्यू डिजाइन किया था, मैंने लिखा ऊपर एमसीक्यूज के लिए टॉपिक है, मैंने स्किप भी कराया था व्हाइल आई वाज रिवाइजिंग यू गाइस फॉर P2. अब इसमें थोड़ा सा देखो, व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड, उसके पीछे 3 इफेक्ट्स हैं मेरे बेटे. नंबर 1, रियल इनकम या परचेजिंग पावर इफेक्ट. जब प्राइसेस गिरती हैं चीजों की, हमारी रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ती है, जो हमारे पास मनी बैलेंसेस हैं, दे कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं. उसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड कर्व पे ऑन द कर्व मूवमेंट आती है और रियल जीडीपी बढ़ता है. क्लियर हो गई बात? अब्दुल राफे क्लियर है या नहीं? जी सर. जी सर. ओके. तो पहली रीजन, अगर प्राइस लेवल गिरता है तो रियल इनकम बढ़ती है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर बढ़ती है और लोग ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, आउटपुट में इजाफा होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. वाइस वर्सा, अगर महंगाई ज्यादा हो, P0 से P1 पे जाए, तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों आती है एग्रीगेट डिमांड कर्व पे? परचेजिंग पावर, रियल इनकम हमारी कम हो जाती है, उससे कंजम्पशन कम होती है और एग्रीगेट डिमांड पे ऑन द कर्व कमी आती है. इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट, प्राइसेस गिरे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट्स की डिमांड कम होती है, एक्स माइनस एम में इजाफा होता है और कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड के पे एक्सटेंशन आती है. और वाइस वर्सा, अगर प्राइस लेवल बढ़ता तो हम इंटरनेशनली कंपेरेटिव नहीं रहेंगे और एग्रीगेट डिमांड पे कॉन्ट्रैक्शन आएगी. क्लियर क्लियर क्लियर. आखिरी जी, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट. इंटरेस्ट रेट इफेक्ट क्या होता है? जब प्राइस लेवल गिरता है, चीजें सस्ती होती हैं, घर, गाड़ियां, लैंड्स वगैरह, तो पीपल कैन अफोर्ड देम देमसेल्व्स और वो इतना लोन्स नहीं लेते. जब लोन्स की डिमांड गिरती है तो बैंक्स को इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है. इंटरेस्ट रेट कम होने से दोबारा कंजम्पशन में इजाफा आता है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा आता है, एग्रीगेट डिमांड में एक्सटेंशन आती है. शिफ्ट इनसे नहीं होगा. तो अब बात समझ आ गई? अब लेट मी जी सर. क्विकली शो यू व्हाट्स इट कॉल्ड. आपके वो जो रायान ने क्वेश्चन भेजा था कि उसको हमें सॉल्व करने में कैसे आसानी है, ये देखिए जी. समवेयर हियर इज द क्वेश्चन. उफ, इतनी लंबी बातें. अस्सलाम वालेकुम हसन. इस बंदे को 5 कॉल करके उठाए. Very well done. Right, back to the question that Ryan posted last night. I have no clue कहाँ था. इस पे जवाब भी दिया गया था, किसी ने किया था. I am unable to find it right now. ये क्या था? शायद यही था. इसको तो उल्टा सा किया उसने. What is him? हाँ, ये What is assumed to be, ये किसकी फोन कितनी आवाज आ रही है आसान. What is assumed to be constant when drawing aggregate demand curve? अभी जो हमने बातें पढ़ी, गवर्नमेंट रेवेन्यू, जाहिर बात है जब प्राइस लेवल गिरता है तो मतलब सिर्फ हम प्राइस लेवल चेंज होने दे रहे हैं, कहने का मकसद है उसके 3 इफेक्ट्स आपने सोचने. रियल इनकम इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, ठीक है, और तीसरा इंटरनेशनल इफेक्ट. तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट बी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ आ गई मेरी बात? बाकी मनी सप्लाई चेंज हो, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू चेंज हो, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो, उससे ये शिफ्ट होगा.
क्लियर हो गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके, लेट्स जस्ट गो बैक टू सेम चीज हम एग्रीगेट सप्लाई के साथ करते हैं. शिफ्टर्स आपको अच्छी तरह पता है. कंजम्पशन. इसका मैसेज कर रहे थे कि इसका आंसर डी है. गलत कह रहे हैं, डी नहीं होता. अच्छा, वो कह रहे हैं व्हाट इज हेल्ड कांस्टेंट. शायद हेल्ड कांस्टेंट था शायद. उल्टा क्वेश्चन होगा ना, मैं देख लेता. वो कह रहे हैं यस व्हाट इज हेल्ड कांस्टेंट. दोबारा देख लेता हूँ. कम ऑन. या ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? खुल तो गया यहाँ पे. यस, व्हाट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. ठीक है ना. तो हम बेसिकली मनी सप्लाई को कांस्टेंट कर रहे हैं. गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ऑफ कोर्स जब प्राइस लेवल गिरता है तो कंजम्पशन बढ़ती है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व का जीडीपी ही अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है. इंटरेस्ट रेट्स भी ऑन द कर्व. हाँ, वो सारे जो हैं वो हेल्ड कांस्टेंट नहीं थे, वो इफेक्ट्स थे तीनों. अलबत्ता मनी सप्लाई विल शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व. मैं उल्टा देख लिया. समझ आ गई बात? सर एक क्वेश्चन मुझे भी था, वो भेजो श्योर. ऊपर ही था. इसके ऊपर देखते जाइएगा. सब्सिडीज वाला. दो नीचे मैंने मार्क किए. हाँ, दो नीचे मार्क किए. अच्छा ये वाले. वाई इज इट सी नॉट बी? ये वाला जी. ये क्या कह रहे हैं? वाई माइट अ गवर्नमेंट प्राइवेटाइज द रेलवे इंडस्ट्री इन अ कंट्री. कोई फायदा देखना होगा हमने. इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई रेल जर्नीज एज पब्लिक गुड. नहीं, प्राइवेट गुड है. जो पे करता है वही ट्रैवल करता है. जब रश हो तो सीट नहीं मिलती. राइवलरी भी है, एक्सक्लूडिबिलिटी भी है. प्राइवेटाइजेशन वुड प्रोवाइड फंड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ सोर्सेज पॉसिबल. अच्छा जी. प्राइवेटाइज्ड रेलवे वुड बी रन टू मैक्सिमाइज प्रोड्यूसर सरप्लस. नो, प्रोड्यूसर सरप्लस इज प्रॉफिट. मुनीब, प्रोड्यूसर सरप्लस इज प्रॉफिट. बात समझ आ रही है? वो प्राइवेट सेक्टर का एम होता है. अच्छा, प्राइवेट सेक्टर. हाँ, व्हाई माइट अ गवर्नमेंट प्राइवेटाइज. हाँ, प्रॉफिट इज नॉट अ गुड पॉइंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन दिस सेंस कि अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं. यस, एम ऑफ प्रॉफिट इज गुड बिकॉज दे वर्क टुवर्ड्स एफिशिएंसी. ये थोड़ा सा फाइन लाइन है. बट व्हेन दे एक्चुअली मैक्सिमाइज प्रॉफिट. आंसर ठीक किया हुआ है. हाँ, सी आंसर ठीक कह रहे हो यार कैसे? प्राइवेटाइज रेलवेज वुड बी रन टू मैक्सिमाइज प्रोड्यूसर सरप्लस. अच्छा, एक मिनट. रेलवे फेयर्स कैन बी टैक्स टू रेज. दोबारा देखते हैं क्यों गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी. इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई रेलवे जर्नीज एज पब्लिक गुड्स. साफ साफ रिजेक्ट होता है. प्राइवेटाइजेशन वुड प्रोवाइड फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर वाइडर रेंज ऑफ सोर्सेज. ये सही ऑप्शन लग रही है मुझे, लेकिन लेट्स वेट. प्राइवेटाइज रेलवेज वुड बी रन टू मैक्सिमाइज प्रोड्यूसर. यस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट के जब जाएंगे वुड बी रन टू मैक्सिमाइज. टुवर्ड्स जा रहे हैं, मैक्सिमाइज कर नहीं चुके अभी तक. उसके रिजल्ट में नुकसान आता है. अभी वो सिर्फ जा रहे हैं तो एफिशिएंसी आएगी. दिस इज द राइट पॉइंट. लास्ट जी, रेलवे फेयर्स कैन बी टैक्स टू रेज मनी फॉर गवर्नमेंट ओनली इफ रेलवेज आर प्राइवेटाइज. नहीं, गवर्नमेंट रेलवे फेयर्स पे टैक्स वैसे भी लगा सकती है. क्लियर होगी मेरी बात बेटे? सर सवाल ये था कि बी क्यों नहीं है. सर बी भी तो लगता है. बिल्कुल लगता है. देखो उसने क्या कहा है. अच्छा, इसको बोलना चाहिए था मोस्ट लाइकली ऑप्शन वैसे यहाँ पे, क्योंकि फंड्स भी मिलते हैं. प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट है बिल्कुल, जिसको आप वाइडर रेंज ऑफ सोर्सेज पे लगा सकते हो. मेनली यहाँ पे वो एफिशिएंसी वाले को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ कोर्स इज द मेजर बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. क्लियर होगी बात? ओके सर. आई गेट योर पॉइंट. इसमें थोड़ा सा आर्ग्यू किया जा सकता है, लेकिन देन अगेन इस तरह का माइनर चीज है, इतना कोई मेजर इशू नहीं है. ये वाला, अ कंट्री हैज अ persistent, किधर जा रहा है? persistent balance of payment deficit. मुसलसल डेफिसिट चल रहा है. What is most likely to improve the situation in the long run? A lowering of the level of import duties. इससे तो further deficit हो जाएगा. import duties कम किए आपने, import ज़्यादा आएंगी. Reduction in level of income tax. इससे भी import ज़्यादा होंगी, लोगों के पास disposable income बढ़ रही है. Introduction of expansionary monetary policy. अच्छा जी, डी होना चाहिए. यूज ऑफ ग्रांट्स टू इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म. जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है. बाकी तीनों जो है ना बेटे, इंपोर्ट ड्यूटीज हटाने से भी इंपोर्ट ज्यादा होती हैं, इनकम टैक्स कम करने से भी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग हटती है, तो लोग इंपोर्ट्स तरफ जाते हैं. इनकम इलास्टिक डिमांड होती है इंपोर्ट्स की. और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट कम करने से भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुई. गाड़ियां वाड़ियां लोग बहुत मंगवाएंगे. समझ आ गया इन मुनीब? कोई कंफ्यूजन?
ओके, एनीथिंग एल्स जी, बिफोर वी कैन कुछ और टॉपिकल वगैरह देख लें या कुछ इसमें कोई काम कर लें? एनीवन? ओके, लेट्स जस्ट ओपन अ पेपर देन। टाइम तो हमारे पास थोड़ा सा ही है, तो एक पेपर कोई देख ही लेते हैं, नजर मार लेते हैं बस, ठीक है ना? रैंडमली जो पहला आता है वो खोल लेते हैं। 2015 के हमने हाथ लगाए थे, चलें आज 14 का को पकड़ते हैं, पुराना पेपर। और ये आ गया जी हमारा 12, इसको देख लेते हैं। उम्मीद है किसी ने नहीं किया होगा ये, तो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। और ये हाँ जी मुनीब, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। बाय 2030 as the human population grows, the world will need at least 50% more food, 40% more energy and 30% more water for the same resources, from the same resources. What does this statement directly indicate? बहुत आसान क्वेश्चन है। सर स्कार्सिटी यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डी, शाबाश। Abdurrafe, number 2, a country was at point P on its PPC curve following the threat of invasion, यानी दूसरे ने हमले करने का आपको धमकी दी है साथ वाले कंट्री वगैरह ने। It prepared for a war. Then the war then reduced country's infrastructure. ठीक है, वॉर के रिजल्ट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया, रोड्स। What are the most likely changes on the PPC curve diagram that are consistent with these events? जी, सबसे पहले तो सर वो मिलिट्री गुड्स ज्यादा बनाएंगे, तो पी टू क्यू ये शाबाश। जो नीचे वाली ऑप्शन है सी डी वाली वो रिजेक्ट हो जाएंगी। और सर फिर उसके बाद क्यू टू एस होगा, क्योंकि आपका पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, why not Q to R? Why not Q to R, by the way? सर क्यू टू आर क्योंकि वो तो एक पॉइंट जो पीपीसी के अंदर शो होता है। हाँ, तो मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट का उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया, यहाँ पे हम जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पिक करेंगे, ठीक है ना? जी सर हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देख रहे ना, अभी हम शाबाश, तो एस पे गुड जाएंगे। गुड, वेरी गुड वे ऑफ डाइवर्स, क्या कहते हैं, dissecting the whole information. Which is a normative statement? Hassan Asif, look for words like should, variable, desirable, deserving, harmful वगैरह। शुड डी। डी में हार्मफुल ना भी होता तो वेलफेयर का वर्ड भी था, सो ऑफ कोर्स इट्स डबल नॉर्मेटिव। शाबाश। ओपिनियन बेस्ड है इसको। ओपिनियन बेस्ड भी होती है ना, मतलब जिसमें एक ओपिनियन भी लाइक हो। ओपिनियन ही तो है, इट्स ओपिनियन, इट्स नॉर्मेटिव, इट्स वैल्यू जजमेंट, ठीक है ना? मैं कहता हूँ जी बेस्ट रिलीजन इस्लाम है, मेरा ओपिनियन है, किसी और का नहीं होगा शायद, समझ रहे हो ना? वो चक्कर, अपना ओपिनियन जिसको वेरीफाई ना किया जा सके। नंबर 4, मिस्टर मुनीब, Mira has just finished a course at art college and has decided to set up a business on her own producing clay figures of famous people। वो जो बनाती है, जैसे मैडम टूसो बनाती है इंग्लैंड में, वो फिगरीन्स बना रही है मशहूर लोगों के। Which factors of production is she likely to have to purchase from other businesses? काफी आसान है, ध्यान से देखना बस। सर लैंड और कैपिटल, सर क्योंकि लेबर तो वो खुद भी है। बिल्कुल खुद बना रही है, एंटरप्राइज भी खुद ही उसका है। और यस, तो ऑप्शन लैंड और कैपिटल यानी कि हाँ, सर सी। वेरी गुड। राफे, हसान समझ गए उसने कितना अच्छा इसको जज किया। सर मुझे आता था ये वैसे। वेरी गुड, लेकिन समझ गए ना आप लोग? हसान, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये तो हमने क्लास में किया हुआ है जब टॉपिकल्स कर रहे थे। डिमांड कर्व इन द डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कार जर्नीज एंड कॉस्ट ऑफ कार जर्नीज। कॉस्ट ऑफ कार जर्नीज बेसिकली प्राइस ऑफ कार जर्नीज एंड नंबर इज द क्वांटिटी। व्हाट वुड कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट? अब देखना, कॉस्ट और नंबर में चेंज ना हो, कोई और फैक्टर हो जिसकी वजह से शिफ्ट हो। सर डी। और राफे, हसान का क्वेश्चन ही था। नहीं नहीं सर, आपने बोला नहीं वैसे उसको। अच्छा, लेकिन चले अच्छा, अगला अच्छा, कर दे। ठीक है, आपने सही बता दिया। आपने कहा ही नहीं। आपने डी बोला है? नहीं, राफे गलत है बेटे, सॉरी, डी इज रॉन्ग।
दोबारा देखो अब्दुर्राफे। डिमांड का लेफ्ट को शिफ्ट करना है ना, बहुत आसान है, तसल्ली से देखो। 80 पे एम्स का फैक्टर होगा कोई। यस समझ आ गई। यस। एक सेकंड यार, बताइए ना मुझसे। हाँ आराम से, बाकी को सोचने दो। सर, रिडक्शन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइसेस। बिल्कुल सही है, सब्स्टिट्यूट सस्ता हुआ, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, लोग बसेस वगैरह पे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ट्रेन पे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। सबको समझ आ गया? रिडक्शन इन कार टैक्स वुड हैव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कार जर्नी ऑन द कर्व मूवमेंट आती। रिडक्शन इन पेट्रोल पर प्राइसेस, आई होप इट हैपेंस इन पाकिस्तान, उससे भी कॉस्ट ऑफ कार जर्नी कम होती, ऑन द कर्व एक्सटेंशन आती, प्राइस कम हो रही है एक किस्म की। इंट्रोडक्शन ऑफ टोल्स ऑन मोटरवे, उससे कॉस्ट बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन आएगी ऑन द कर्व। थोड़ा सा वेरिएबल्स को समझिएगा, थोड़ा सा वो चेंज करे तो उसको हैंडल कीजिएगा। नाउ हसन आप कर दो। डायग्राम शोज द मार्केट फॉर मिल्क, टू कंडीशंस चेंज, कॉस्ट ऑफ कैटल फीड राइजेस, पहली बहुत आसान है, sharply and it's followed by government raising the tax on cheese, एक प्रोडक्ट पे, चीज पे, उसके रॉ मटेरियल पे टैक्स लगाया, which uses milk, अच्छा which uses milk in its production, अगेन मार्केट है मिल्क की, दो हालात चेंज हुए। पहला, कॉस्ट ऑफ कैटल फीड बढ़ी है, उससे सोचो कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, इमेजिनरी माइंड में लगाओ। उसके बाद चीज पे टैक्स लग गया जो कि मिल्क को यूज करता था एज ए रॉ मटेरियल, तो मिल्क के ऊपर देखो क्या असर पड़ेगा। राफे यू देयर? जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर, टैक्स लगेगा तो हसान हसान सप्लाई हसान से उसकी हसान लेफ्ट हसान, पे। इट्स राफेज क्वेश्चन बेटे, आई कीप रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अच्छा डोंट सर, स्टेप आपने अप। मेरा नहीं सर, आपने उसको कहा था। आपको बोला हुआ है? जी ओके सर। चलिए हसान, सॉरी, बोल दें शाबाश। सर, पहले इसका लेफ्ट पे शिफ्ट होगी और फिर उसकी डिमांड कम होगी। कहाँ पे चले जाएंगे, कौन सी ऑप्शन है? सर, एंड इसका होगा वाई पे। सर देखे ना, एक्स से वो जाएगी जेड पे जब टैक्स वगैरह आएंगे, वेरी लेफ्ट गुड पे शिफ्ट करेगी प्राइसेस जब हट जाएंगी सर, जी और जी, उसके बाद सर वो डिमांड उसकी कम हो जाएगी तो सर वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। शाबाश। एक्स से जी पे गए तो क्योंकि सप्लाई कर्व सर लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, सी है, सी सी है। ऑप्शन। यस, एक्स से लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व, इनडायरेक्ट टैक्स लगा था कैटल फीड के ऊपर, जो कि उसका क्या उसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल है मिल्क का, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी, लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, जी पे आ गया। फिर मिल्क की डिमांड गिरेगी क्योंकि चीज जो है जो कि मिल्क यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, चीज की जो है प्राइस बढ़ेगी, टैक्स लगने से उसकी डिमांड ऑन द कर्व कम होगी, तो वो मिल्क कम लेंगे। सी ऑप्शन सबको क्लियर हो गया बच्चों? जी सर। वेरी गुड मुनीब, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज यूनिटरी या यूनिटी, एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल, कीप इट वेरी सिंपल एंड जस्ट डू इट। ओ गुड क्वेश्चन, आराम से देखना। सीओडी तो रिजेक्टेड है, उसके बाद शाबाश। लग रहा है सर, पर कंज्यूमर सरप्लस पे
सर कंज्यूमर सरप्लस पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। डेफिनेटली डाउनवर्ड स्लोपिंग सर डिमांड फिर ए कर्व है। रह गया और ए की सर वजह ये है कि क्वांटिटी सर यूनिटरी बेशक है, प्राइस बढ़ने से लोग लेना तो कम करेंगे, रेवेन्यू बेशक सेम रहेगा, पर क्वांटिटी परचेज उसमें तो फर्क है। बहुत अच्छे, 10% प्राइस बढ़ी, 10% क्वांटिटी गिरी, तो यस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। बच्चे समझते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को कांस्टेंट कर दो, डी ऑप्शन ले लो। आई एम श्योर एक दो ने सोचा भी होगा। नो, इट इज ए। रेवेन्यू चेंज नहीं होता, क्वांटिटी तो प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रही थी ना प्राइस के साथ। 10% प्राइस बढ़ी, 10% प्राइस क्वांटिटी गिरी एंड वाइस वर्सा। आसान, राफे क्लियर मेरे बच्चों? जी सर। शाबाश राफे, आप कर दो। सर इसके अलावा जो ऑप्शन होती है वो मोस्टली यही आती है ना कि यूनिटरी का व्हाटएवर द प्राइस इज गवर्नमेंट रेवेन्यू सेम। गवर्नमेंट रेवेन्यू, वो प्रोड्यूसर्स रेवेन्यू। प्रोड्यूसर्स। हाँ, ये ध्यान रखा करो। अच्छा जी, राफे टेबल शोज अ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। फॉर व्हिच गुड डज द कंज्यूमर हैव एन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1? आपको 3 लेवल्स ऑफ कंज्यूमर इनकम दिए हुए हैं। देखो 40 से 50 पे गया, एक्सपेंडिचर देखो कितना चेंज हुआ है, उस हिसाब से जज करो कौन सी इन इलास्टिक वाली डिमांड है। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। जी सर, एक मिनट दें फिर। श्योर श्योर श्योर। एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट करो। जी सर, आ गया आंसर। बता दो। सर ये बी। डी बिल्कुल ठीक है। राफी बताइए क्या कितने परसेंट चेंज आया था इनकम में? सर मैं दोबारा कैलकुलेट कर दूं, मैंने कैलकुलेटर पे किया था। एक मिनट हाँ में। श्योर श्योर श्योर। 40 से 50 इनकम में चेंज आया था, पहले कितना चेंज था? सर 25%। 25% इनकम बढ़ी और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? जी 10 सर। से 11 सिर्फ 10%। जी 1 सर, ओवर वो 10 थोड़ा इंटू 100। सिर्फ 10% का बढ़ा तो सर। यहाँ पे 10 ओवर 25 आंसर आ गया 0.40 से ऊपर है। अब नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। 50 से 100 पे गई कंज्यूमर इनकम कितनी बढ़ी है? ये तो 100% बढ़ी है। 100%। 50 change over 50 original into 100, 100%। 100% इनकम बढ़ी है और एक्सपेंडिचर 11 से 20 पे गया है, यानी 9 चेंज है ओवर 11 इंटू 100। 88%, 82% के करीब एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो बेसिकली 82 डिवाइडेड बाय 100, 0.82, 0.4 और 0.82 के दरमियान में है, तो बिल्कुल दोनों क्राइटेरियंस मीट कर रही है। समझ आ गया मेरे बच्चों? 1 से नीचे और 0 से ऊपर। हसन, मुनीर क्लियर? Good. Hassan, Shabash, what might cause a market supply curve to shift to the right? बहुत आसान है। इंक्रीज इन लेबर को सर एक सेकंड सर। व्हाट माइट कॉज द मार्केट सप्लाई कर्व। ओ सर, गवर्नमेंट की सब्सिडी। ए 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इतने 20 लगाए हैं। शाबाश जी नहीं, मुनीब। मैंने ऊपर वाला पढ़ी थी, नीचे वाली तीन आ गए हो ना? ऑप्शन। जी मुनीब, डायग्राम shows 4 different straight line supply curves. What can be concluded from the diagram? ये हमने किए हुए ऐसे क्वेश्चंस। देखो टेबल देख लो पहले, प्राइस क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल प्राइस क्वांटिटी, आगे देखो।
किससे करना? आपने मुनीब? सर मैंने करना सर, ये रिपीटेड है इसलिए आंसर पता है सर, डी है। डी बिल्कुल सही है। रिजेक्ट करते हैं जी। S1 एक परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई कर्व है तो यूनिटरी नहीं, इसकी जीरो होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए रिजेक्टेड। S2 है जीरो इलास्टिसिटी, S2 की सबको पता है जीरो से निकल रहा है तो यूनिटरी इलास्टिसिटी है 1, ये भी गलत हो गया। S3 है कांस्टेंट इलास्टिसिटी, नहीं, अलोंग द कर्व इलास्टिसिटी कम हो रही होती है सप्लाई कर्व्स के ऊपर, ठीक है। और आखिरी S4 हैज इनफिनिट इलास्टिसिटी, S4 परफेक्टली इलास्टिक है, इनफिनिट इलास्टिसिटी। वेल डन। वैसे भी ना भी किया होता तो मुनीब क्लियर था, आसान था ना जी। अब्दुल राफे देखें, diagram it illustrates the effects of placing a specific tax equal to JM on a good, JM vertical distance tax लगा है, which area represents total tax receipts, गवर्नमेंट को कितना मिला है? सर ये जो ऑप्शन डी नहीं है, XJMZ बिल्कुल ठीक है। जी सर। हसन, अगर मैं पूछूं कंज्यूमर बर्डन कितना है इसमें? ये सर कंज्यूमर बर्डन इसके अंदर है सर, जो प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर है, जी बता एक्स दें। जे एल एक्स, और SJ प्रोड्यूसर बर्डन XJ है XJL, XZML। अब नहीं, पहला वाला बताओ, कंज्यूमर वाला बर्डन दोबारा। सर एक्स जे एल और वाई। वाई आप ठीक बोला है। और प्रोड्यूसर बर्डन? YZML। शाबाश, वेल डन, सबको क्लियर है जी। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? सर जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है दो सप्लाई कर्व के बीच में सर, वो टैक्स रेवेन्यू है तो रेवेन्यू, लेकिन पर यूनिट से टोटल टैक्स की अमाउंट है। अगर कहो एक यूनिट पे गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है तो JM है, और उस पे कंज्यूमर कितना दे रहे हैं, जितनी प्राइस बढ़ी है JL, और बाकी कॉस्ट किस पे गई है, प्रोड्यूसर पे LM। लेकिन पूरी क्वांटिटी पे कर दो तो पूरी रेक्टेंगल्स बन जाती हैं। क्लियर जी। आपका आसान आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? Shall see the difference शाबाश। between what consumer actually pays एंड व्हाट्स द मैक्सिमम बिलिंग for लिस्ट, बहुत अच्छी, yes sir. शाबाश। बैक टू मुनीब, इन अ मार्केट फॉर अ गुड बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज एट द सेम टाइम, दोनों डिमांड और सप्लाई चेंज हुए, सॉरी, which combinations of changes would enable an economist to predict with confidence that more resources will be needed in its production but not the direction of the associated price change? Question समझ आ गया मुनीब के नहीं? देख लो एक बार, पढ़ लो पहले अच्छी तरह। इसके लास्ट वाले पार्ट की नहीं समझ आई, बट नोट द डायरेक्शन ऑफ एसोसिएटेड प्राइस चेंज। प्राइस किधर जा सकती है? प्राइस की डायरेक्शन क्या हो सकती है मुझे बताओ? अप डाउन, दो ही डायरेक्शंस है ना, तो हमें कंफर्म नहीं है कि प्राइस चेंज होगी भी कि नहीं। समझ आ रही है बात? जो हम शिफ्ट करके देखते होते हैं, मुझे बताएं कौन कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होना चाहिए? सर इसके मुताबिक डिमांड तो बढ़नी चाहिए, पर सर वो कहते हैं कि दोनों एक साथ सेम टाइम में बढ़ी है, तो सर डिमांड भी बढ़ा ले, सप्लाई भी बढ़ जाए। एब्सोल्युटली डी। डिमांड कर्व राइट शिफ्ट होने से भी क्वांटिटी ट्रेडेड ज्यादा होगी, प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होने से क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ेगी लेकिन प्राइस कम होगी, तो वो नलिफाई हो जाएगा, प्राइस अनसर्टन रहेगी। बना के दिखाऊं, ये समझ आ गई है? एनीवन? हसन, अब्दुल राफे? क्लियर है सर। गुड। अब्दुल राफे जल्दी से कर दो, आधा पेपर तो हो ही जाए ना, 20 से क्वेश्चंस कर ले। The existence of a positive externality is possible when, वैसे आप लोगों को मैंने समझा दिया था ग्रुप के ऊपर, आप ये ग्रुप अब ये टेस्ट में नहीं आएगा आपके, बिकॉज आउट ऑफ द सिलेबस। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, गुड इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी।
मखल छोड़ते हैं। सर इसका कंफर्म नहीं है सर, लेकिन सर जैसे थर्ड पार्टी बेनिफिट करे। ये ऑप्शन पे कंज्यूमर आर नॉट बेस्ट जज फ्यूचर नहीं, उसके वो तो बेनिफिट सही जज नहीं कर रहे, मेरिट गुड्स वगैरह की डिमांड कम होगी। ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, थर्ड पार्टीज पे पॉजिटिव इफेक्ट। सी, प्रोड्यूसर्स यूज अ गवर्नमेंट स्कीम टू क्लियर आउट वेस्ट फ्रॉम देयर ऑफिसेज एट नो कॉस्ट टू देमसेल्व्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने दिया, वेस्ट उन्हें साफ कर दी, पोल्यूशन कम होगी उसके रिजल्ट में। समझ आ गई? जी सर। यस। खैर अभी आपका कोर्स में नहीं है तो डोंट वरी। Munib, a firm opens a new factory on derelict ground on the outskirts of a town. What will be included among the externalities? ये भी छोड़ दो। एयर पोल्यूशन भी वैसे है एक्सटर्नैलिटी। जो रेंट्स के एरियाज हैं ये पॉजिटिव एक्सटर्नल बेनिफिट है, डी हो गया। चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ द नेबरहुड, ये भी एक एक्सटर्नैलिटी है। एक मिनट, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन, वो कौन सा कह रहा है, मतलब अपने लिए देख रहा हूँ मैं। What will be then included in among the externalities arising from the opening of a new factory? Air pollution तो definitely बढ़ेगी। Increase in rents of neighboring sites, sure नहीं है, लेकिन yeah, I would go for D. दो yes है उसमें। Let's go on to number 16. Uh, Munib, a firm owns a bridge and charges all vehicle users to cross it. How might the charge be classified? और फ्री भी प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट छोड़ दो, अब हमारे इसमें नहीं है ये। नंबर 17, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये भी कितने आते थे इसके ऊपर। बैक टू राफे, इन द डायग्राम इनिशियल क्वांटिटी ट्रेडेड वाज क्यू एंड प्राइस वाज पी। देख लो अब क्या होगा जी। द प्राइस देन रोज टू P1 एंड द क्वांटिटी ट्रेडेड रोज टू Q2। तो अब बताइए जी आपको कौन सी ऑप्शन सही लग रही है। प्राइस P1 पे जाए और क्वांटिटी Q1 पे जाए। यस, इजी है बहुत। सर सप्लाई को उसने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दी है, तो मुझे ये लग रही है कौन सी? कि the removal of maximum price and the removal of a subsidy to the producer. पी पे देखो, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, शॉर्टेज थी, उससे लग रहा था मैक्सिमम प्राइस लगी हुई है, इक्विलिब्रियम नहीं था। मैक्सिमम प्राइस हटेगी, हम इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, एस और डी के। और रिमूवल ऑफ सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स वाला काम करेगी, एस वन पे चला जाएगा सप्लाई का, अब प्राइस एंड क्वांटिटी P1 Q1। हसान, क्लियर? सर ये क्यों नहीं है सर इसमें? सॉरी सर ऑप्शन ए वही है। डिमांड नहीं, अच्छा नहीं, ऑप्शन ए तो गलत है। डिमांड क्या शिफ्ट हो जाएगा ना, इनकम टैक्स बेटे, ईडी पैम्स का फैक्टर, ओ ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, या रिजेक्टेड। लेट्स मूव ऑन नाउ। हसान, आपने देखना है ये वही कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। टेबल शोज द आउटपुट ऑफ कार्स एंड टेलीविजंस। ओह टाइम, अच्छा ठीक है। आउटपुट ऑफ कार्स एंड टेलीविजन पर वर्कर पर वीक बिफोर ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। Each country specializes in the product where it has comparative advantage and trades on the basis of an exchange rate which lies between their opportunity cost ratios. Which change would stop the countries specializing and trading? ओके, ये ज़रा टाइम लगेगा, इसको मैं ख्याल में कल ही छोड़ते हैं, इसी पेपर को कंप्लीट करेंगे। 20th आप करते हैं आसान, कंट्री प्रोड्यूसिंग वॉशिंग मशीन वाला। Take your time, take your time, take your time. सर बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड इम्प्रूव। Not at all. Lowered the quota means कोटा कम की है। पहले थोड़ी वॉशिंग मशीन्स अलाउड थी। लोअर्ड, अच्छा सर एक मिनट ठहरो। लोअर्ड बोथ द टैक्स ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है, उससे सप्लाई बढ़ेगी अपनी लोकल मशीन्स की। एंड द कोटा ऑन इम्पोर्ट्स, कोटा कम की है, इसका मतलब है कम अब इम्पोर्ट्स आएंगी। सही बोल रहे हो।
तो हाँ, सर ठीक प्रोटेक्शनिज्म होगा है। ना कि हाँ, सर हाँ, हमारी इंपोर्ट्स कम बिल्कुल, होगी जिससे हमारा बिल्कुल, बैलेंस बिल्कुल ऑफ सही ट्रेड बोल रहे हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गया, शाबाश, वेरी गुड। लोअर द कोटा था, ठीक है, नॉट मोर कोटा, ठीक है। राफे समझ आ गया ना आपको ये? जी सर। चलिए 21 करते हैं ताकि हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं, कल 10 कर लेंगे जी। डायग्राम शोज, हाँ बल्कि आज रात को पहले 10 कर लेंगे। डायग्राम shows the effect on the quantity of an import to the domestic market of the removal of a tariff reduce the diagram shows the effect on the quantity of an import to the domestic market of the removal of the tariff of a tariff that reduces import prices to P1। ठीक है, टैरिफ हटाया है, प्राइस वापस P1 पे नीचे आ गई है। बाय हाउ मच विल द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीज? बहुत आसान क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जब प्राइस वर्ल्ड टैरिफ वाली थी सप्लाई कर्व, उस वक्त कितनी इंपोर्ट हो रही थी देखो जरा, डोमेस्टिक सप्लाई और डोमेस्टिक डिमांड में फर्क जो है। सर मुझे हो गया। चलिए आप बता दें, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। सर पहले 30 से 40 था, यानी तो सर 10 यानी 10,000 इंपोर्ट हो रहा था, यस। अब सर अब जो है 30 से अब सर अब पहले 48 को 15 से माइनस करें 30 से, हाँ, और अब सर लोकल ऊपर वाले सप्लाई टैक्स 15 अप्लाई है कर दें तो 20 और हो जाएगा। इंपोर्ट्स डिमांड जो है वो लोकल 48 है, तो 33,000 इंपोर्ट हो रही हैं। तो 23,000 इंपोर्ट हो रही है, तो पहले 10 था, अब 33,000। वो कह रहे हैं बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज, तो 23,000 टन से इंक्रीज आए। समझ आ गई बात? मैं दोबारा बताता हूँ, जब प्राइस पी थी विदाउट अ टैरिफ 30,000 लोकल फर्म सप्लाई कर रही थी, 40,000 डोमेस्टिक डिमांड थी, 10,000 इंपोर्ट हो रहे थे। अब वो कहता है कितना इंक्रीज हुआ है, जब P1 पे प्राइस आई है सिर्फ 15,000 लोकल सप्लाई है, 48,000 टोटल डिमांड है लोकल, तो 33,000 इंपोर्ट होके आ रहे हैं। तो 10 पहले थे, 33 अब, 33 में से 10 निकाले, 23,000 इज द एडिशन टू इंपोर्ट्स। समझ आ गया? यस सर। गुड बॉयज, आई एम गोइंग टू फिनिश द रिकॉर्डिंग नाउ। तो आज रात को ही हमें कंप्लीट भी कर देंगे।